हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम लोगों का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है, मतलब जो त्रैमासिक परीक्षा है, उसका सिलेबस मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो हमारी सेकंड यूनिट है, उस सेकंड यूनिट में 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर था अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब आनुवंशिकता के सिद्धांत। अब हमारा जो इसी सेकंड यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है, उस चैप्टर का जो नेम है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब आनुवंशिकता का आणविक आधार। इस चैप्टर को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द सेंस है कि सबसे बड़ी यूनिट है ये। 12th क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट में से आते हैं, और ये सबसे टफ चैप्टर में से भी एक चैप्टर माना जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें भी इसमें से अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे हमने एंड करा था, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था वो थोड़ा सा आपको एक बिल्कुल समरी में बता देते हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है, मेंडल्स के लॉ, मेंडल से डेविएशन, क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उसके बाद हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जीन कॉन्सेप्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे का पार्ट जो है अब इस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर तक क्रोमोसोम पर बात हुई थी। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के फंक्शन, क्रोमोसोम को किस टाइप से अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है, क्रोमोसोम हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद 1909 में जोहानसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर दाने जैसी स्ट्रक्चर या संरचनाएं पाई जाती हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको हम लोग जीन्स कहते हैं। जो जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, मतलब जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये जीन क्या है केमिकली, मतलब इसका रासायनिक प्रकृति क्या है, मतलब जीन का केमिकल नेचर क्या है, जीन किससे मिलकर बना होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये इस चैप्टर में। तो जीन्स जो है केमिकली मेड अप ऑफ डीएनए, मतलब जीन्स डीएनए से मिलकर बना होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे पास निकल के आ गया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब कोई से भी आज पूछो आप, डीएनए हर व्यक्ति को मालूम रहता, डीएनए के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि डीएनए क्या होता है। भले उसको उसका फुल फॉर्म नहीं याद होगा, बट वो ये जरूर कह देगा कि इसका डीएनए खराब ही है, इसका डीएनए अच्छा है। तो डीएनए जो रहता है वो डीएनए और इससे रिलेटेड एक और केमिकल सब्सटेंस होता है हमारी सेल्स के अंदर, वो होता है आरएनए। इन डीएनए और आरएनए की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मस्सर। उन्होंने पस सेल के ऊपर डिस्कवरी करते हुए ये बताया कि उन सेल के न्यूक्लियस के अंदर, उन कोशिकाओं के केंद्रक में एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है
फॉर दैट केमिकल सब्सटेंस ही यूज द टर्म न्यूक्लीन। इसके लिए उन्होंने न्यूक्लीन शब्द का उपयोग किया। फिर बाद में साइंटिस्ट आए अल्टमान। अल्टमान जो साइंटिस्ट थे, अल्टमान ने ये बताया कि ये न्यूक्लीन जो है इट इज नथिंग, इट इज न्यूक्लिक एसिड। उन्होंने कहा न्यूक्लिन जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। फिर तीसरे साइंटिस्ट आए लीवान। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन किया। कौन कौन से तीन साइंटिस्ट? अल्टमान, फ्रेडरिक मस्चर और लीवान। फ्रेडरिक मस्चर ने नाम दिया न्यूक्लीन, अल्टमान ने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड और लीवान ने बताया कि न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, डीएनए एंड आरएनए। अब ये डीएनए और आरएनए केमिकली क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए जो है केमिकली दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड जो रहता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, मतलब उसके तीन घटक होते हैं। एक होता है आपका नाइट्रोजन बेस, मतलब नाइट्रोजन क्षार। दूसरा कंपोनेंट होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा। और तीसरा होता फास्फेट ग्रुप या फास्फेट समूह, मतलब ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग है या जिनमें लिविंग जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जीवित है या जिनमें जीवित के समान लक्षण हैं, उनमें या तो आइदर डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल और आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, या तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करेगा या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करेगा। अब ये डीएनए और आरएनए किस टाइप से आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं और किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया। तो सबसे पहले, क्योंकि एक लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है बड़े ग्रुप में। कुछ प्लांट और कुछ एनिमल वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। बट करता है, इसको कैसे प्रूव किया? तो इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग टाइप से एक्सपेरिमेंटेशन की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटेशन they conclude that our DNA act as a genetic material in some organism while RNA act as a genetic material in some animal and plant viruses। मतलब इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए अधिकांश जीवधारियों में, भले वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, उनमें आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है और कुछ पादप और कुछ जंतु विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो इसमें सबसे पहला जो एविडेंस, जो सबसे पहला जो साक्ष्य है, जो सबसे पहला जो प्रमाण है, वो सबसे पहला प्रमाण, सबसे पहला एविडेंस ग्रिफिथ ने दिया। ग्रिफिथ पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ ने इसके लिए
चूहों पर एक्सपेरिमेंट किए, माइस के ऊपर। उन्होंने इसके लिए माइस को अलग अलग ग्रुप में बांटा, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, और उन्होंने अपने प्रयोग को रूपांतरण नाम दिया। ही नेम्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन एज हिज एक्सपेरिमेंट। इसके लिए उन्होंने दो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किए, जैसे मैंने अभी तो आपको बताया, एक तो रेट मतलब माइस, चूहा, और दूसरा उन्होंने लिया एक माइक्रोब मतलब एक सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर और दूसरे अदर मेमेलियन एनिमल्स के अंदर भी ये निमोनिया डिजीज कॉज करता है, मतलब इससे निमोनिया रोग होता है। और आप सभी को मालूम है निमोनिया जो बीमारी है, इसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, स्पेशली लंग्स, क्योंकि जितने भी मेमेलियन एनिमल होते हैं, जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं, वे सब फेफड़ों से श्वसन करते हैं, मतलब लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं। और ये लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है, और लंग्स में जो लंग्स की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है एल्वेलाई, उसमें ये इन्फेक्शन करता है, जिससे एल्वेलाई के अंदर म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, और म्यूकस डिपॉजिट होने से फीवर आता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मतलब श्वासोच्छ्वास में तकलीफ होती है। और अगर मान के चलो इन सम सीवियर केसेस मतलब कुछ गंभीर केसेस में इट में रिजल्टेड इनटू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब इससे जीवधारी की मृत्यु भी हो सकती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनमें जनरली बहुत निमोनिया होता है। और ये निमोनिया का जो बैक्टीरिया है हमारे आसपास ही मौजूद होता है, और स्पेशली ये बैक्टीरिया जो नमी वाले जो एरिया रहते, मॉइस्चर जहाँ पे ज़्यादा रहती है, उसमें ये डेवलप होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर वाया एयर एंटर करता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या काम करा ग्रिफिथ ने, ये मैंने आपको पूरी बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया इस बैक्टीरिया के बारे में भी। इससे आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया कि अगर मान सके आपसे पूछे कि निमोनिया रोग का रोग जनक क्या है, विच इज द कॉजिंग एजेंट ऑफ निमोनिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्लोकोकस निमोनी। बहुत सारी बुकों में इसको डिप्लोकोकस निमोनी की जगह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही बैक्टीरिया के नाम है। तो उन्होंने इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन पता करे, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रभेद मतलब टाइप। जैसे कोविड आया था, तो कोविड फर्स्ट में आया था, तो फिर सेकंड फेज आई उसकी, तो फर्स्ट जो सेकंड फेज में जो कोविड आया था उसका वायरस का स्ट्रेन अलग था, फर्स्ट में जो आया था उसका स्ट्रेन अलग है। तो उन्होंने इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन पता करे, एक स्ट्रेन था आपका रोगजनक मतलब पैथोजेनिक, और एक था अरोगजनक नॉन पैथोजेनिक। इन दोनों बैक्टीरिया के स्ट्रेन को उन्होंने लेबोरेटरीज के अंदर कल्चर किया, और कल्चर करने के बाद उन दोनों को अलग अलग उन्होंने माइस के जो ग्रुप बनाए थे उनमें उससे उन्होंने वाया इंजेक्शन इंजेक्ट किया। सबसे पहले उन्होंने जो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, उस नॉन पैथोजेनिक को उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, मतलब चूहों के अंदर उसको इंजेक्शन के द्वारा प्रवेशित कराया। तो उन्होंने देखा कि जो चूहे होते हैं उनके अंदर कोई निमोनिया के सिम्टम्स नहीं आते, और दे रिमेन हेल्दी, मतलब वे स्वस्थ बने रहते हैं,
और उनमें कोई बीमारी के लक्षण प्रकट नहीं होते और उनकी इस कारण से मृत्यु भी नहीं होती। ये पहला उन्होंने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया। सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन में उन्होंने दूसरे माइस का ग्रुप सिलेक्ट किया और उन दूसरे ग्रुप के जो माइस के जो थे उनमें उन्होंने पैथोजेनिक स्ट्रेन वाला जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया था उसको उन्होंने इंजेक्ट किया। और जैसे ही उन्होंने इन बैक्टीरिया को उन माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय पश्चात उन माइस के अंदर निमोनिया के सिम्टम्स आने लगते हैं। निमोनिया के सिम्टम मतलब उनकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, और उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने सीवियरनेस पे पहुंचते हैं तो वो चूहों की डेथ हो जाती है। ठीक है ना। तो सेकंड वाले जो स्ट्रेन को इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि चूहे मर जाते हैं। फिर इसी सेकंड एक्सपेरिमेंट को उन्होंने फिर वापस दोहराया। इस सेकंड स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे उसका जो कल्चर मीडियम का था उसको उन्होंने स्टेरिलाइज कर दिया। स्टेरिलाइज मतलब उसको निजर्मीकृत कर दिया, मतलब उसको हीट कर दिया, मतलब उसको गर्म कर दिया उन्होंने उस कल्चर मीडियम को। और गर्म करने के बाद फिर उसे कुछ कूल्ड अप करने के बाद फिर उसे उन्होंने चूहों में डाला। तो उन्होंने देखा कि चूहे जो हैं, फर्स्ट जिसमें अपन ने करा था, जिसमें अपन ने नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को चूहों में डाला था, वैसे के वैसे ही चूहे स्वस्थ बने रहे और उनके अंदर निमोनिया और रोग के लक्षण प्रकट नहीं हुए। फिर चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या काम करा, जो तीसरा और फर्स्ट वाला जो था उसको उन्होंने रिपीट करा। फर्स्ट वाले में हमने अभी आपको मैंने बताया नॉन पैथोजेनिक को डाला था। तो उन्होंने क्या काम करा कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे उस नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसको स्टेरिलाइज कर लिया था, दोनों के कल्चर मीडियम को थोड़ा थोड़ा लिया और थोड़ा थोड़ा लेने के बाद उन्होंने चूहों के अंदर डाल दिया। और चूहों के अंदर जब उन्होंने डाला तो सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरह चूहों में कुछ समय निमोनिया के सिम्टम आए और ड्यू टू द निमोनिया होने के कारण उन चूहों की मृत्यु हो गई। ये एक्सपेरिमेंट 4 सेट का उन्होंने परफॉर्म किया ग्रिफिथ ने। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के आधार पर ग्रिफिथ ने बताया कि जब हम नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया के कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब जब नॉन पैथोजेनिक मतलब जब अरोगजनक बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो अरोगजनक बैक्टीरिया भी रोगजनक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब अरोगजनक रोगजनक में परिवर्तित हो जाता मीन्स नॉन पैथोजेनिक चेंजेस इनटू पैथोजेनिक। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया रूपांतरण प्रयोग, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, और परफॉर्म्ड बाय ग्रिफिथ। और इसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट वो इसको कंक्लूडिंग रिमार्क में नहीं कन्वर्ट कर पाए। ये तो बता दिया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट कैसे वो कैसा तरीके से वो डीएनए नॉन पैथोजेनिक से मतलब पैथोजेनिक से नॉन पैथोजेनिक में गया। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को 3 साइंटिस्ट और आए, एक का नाम था एवेरी, एक का नाम था मैकलियोड और तीसरे का नाम था मैकार्थी। एवरी, मैकलियोड और मैकार्थी, इन तीनों साइंटिस्ट ने वापस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को दोहराया और उन्होंने सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कैप्सूल रहित होते हैं, दे आर नॉन कैप्सुलेटेड,
और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कैप्सूल युक्त होते हैं। मतलब कैप्सूल मतलब एक स्पेशल टाइप की लेयर होती है प्रेजेंट अराउंड द बैक्टीरियल सेल, जो जीवाणु कोशिका के बाहर पाई जाती है। तो जो आरोग्यजनक थे, नॉन पैथोजेनिक थे, उनकी सेल के चारों ओर कैप्सूल नहीं था, और जो रोगजनक थे, पैथोजेनिक थे, उनकी सेल के चारों ओर कैप्सूल का आवरण प्रेजेंट था, मतलब कैप्सूल प्रेजेंट था। यही एक बहुत बड़ा कारण था कि जो जो नॉन पैथोजेनिक थे उनमें कैप्सूल एब्सेंट था, इसलिए वो नॉन पैथोजेनिक थे। और पैथोजेनिक क्यों पैथोजेनिक थे? क्योंकि उनमें कैप्सूल प्रेजेंट था। जब उन्होंने पैथोजेनिक को हीट किल्ड कर दिया था, मतलब गर्म कर दिया था थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में, और फिर उन्होंने फर्स्ट और थर्ड को रिपीट करा, तो उन्होंने बताया कि जो नॉन कैप्सुलेटेड, जो कैप्सुलेटेड था, उससे जो निकला हुआ कैप्सूल जो है वो जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अराउंड डेवलप हो गया। मतलब पैथोजेनिक का कैप्सूल निकलकर नॉन पैथोजेनिक के चारों ओर डेवलप हो गया, जिससे नॉन पैथोजेनिक भी पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गए। मतलब आरोगजनक भी रोगजनक बैक्टीरिया में परिवर्तित हो गए। इससे क्या बात बताया उन्होंने कि जो आरोगजनक है, जो नॉन पैथोजेनिक है, व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद पैथोजेनिक दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैथोजेनिक। मतलब उन्होंने बताया कि जब आरोगजनक रोगजनक के संपर्क में आया तो वो भी रोगजनक बैक्टीरिया में रूपांतरित हो गया। यही बात ग्रिफिथ ने बताई थी, पर उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि वो किस पार्ट से वो डीएनए या किस पार्ट से वो केमिकल गया। तो उन्होंने बताया कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर कैप्सूल में एक स्पेशल टाइप का जीन होता है, वो जीन एब्सेंट था, और जो कैप्सुलेटेड थे उनमें वो जीन प्रेजेंट था, जिसके कारण से वो निमोनिया करते थे और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो घातक सिद्ध होते थे। इस प्रयोग के आधार पर अपने जो ग्रिफिथ थे उन्होंने सबसे पहले समझाया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो ये भी एग्जामिनेशन के अंदर अनेक बार आ चुका है, ठीक है ना, कि रूपांतरण प्रयोग को समझाइए, एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, या फिर वन वर्ड में आप भी आ सकता है रूपांतरण की खोज किसने की, हु इन्वेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा आपका ग्रिफिथ, है ना। और इसके अलावा जो ये वन वर्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो आपका हो जाएगा रूपांतरण प्रयोग को समझाइए, एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर इन चारों साइंटिस्ट को, ग्रिफिथ, एवरी, मैकलियार्ड और मैकार्थी को, इस नोबेल वर्क के लिए, मतलब इतने महान कार्य के लिए उनको नोबेल प्राइज से बाद में अवार्डेड किया गया, ठीक है ना। तो इट इज ए फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, मतलब ये पहला प्रयोगात्मक प्रमाण था जिसके बाद हमें सिद्ध हुआ कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो ये परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। पर चूंकि अंतिम जो प्रमाण है कि वास्तव में डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, इट कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस। वो हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट से आया, इसलिए हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट ज्यादा पूछने लग गए आजकल। तो ऐसा क्वेश्चन आता है हर्शे और चेस के प्रयोग को समझाइए, एक्सप्लेन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। और वो काफी हद तक जो हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट है वो मतलब जो मान के चलना काफी हद तक मोर लॉजिकल है, और हमें क्लियर कट समझाने की कोशिश करता है कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। कैसे इसको एक्सपेरिमेंट को हर्शे और चेस ने करा, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को उन्होंने इसके लिए सिलेक्ट करा, ये सब हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।